ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सो फार हमने क्या पढ़ा है अब तक, एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हम लोगों ने जो सबसे पहले पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसके बराबर होती है, E इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू के बराबर होती है ना। फिर हम लोगों ने पढ़े थे दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि ये जो एक चार्ज बॉडी है इससे जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, ये लाइंस ऑफ फोर्स किसी बॉडी को जितनी लाइंस ऑफ फोर्स टच करेगी, किसी बॉडी को, ये बॉडी है हमारी, इसको जितनी लाइंस ऑफ फोर्स टच करेगी वो क्या कहलाएगा, इस बॉडी का फ्लक्स। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, फाई से। और फाई किस किस के बराबर होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, दूसरा एरिया के बराबर होता है, तीसरा कॉस थीटा यानी कि एंगल के बराबर होता है। ये एंगल किस किस के ये जो एंगल है ये किसके दरमियान होता है, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो है ये कॉस थीटा का एंगल, है ना। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं अभी सिर्फ क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आपको। और तीसरा जो हम लोगों ने पढ़े थे कि फ्लक्स को लेकर एक साइंटिस्ट थे गॉस, वो आए थे पिक्चर में और उन्होंने कहा था कि फ्लक्स दैट इज़ फाई किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है फ्लक्स। अगर से हम इसे थ्योरेटिकली लिखना चाहे तो कैसा लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, ठीक है। और मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय ये। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगी डिफिनेशन तो चलिए हम समझते हैं इसको अच्छे से। और देखिए ये मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है और ये इसके ऊपर चार्ज है, ये चार्ज बॉडी, और मुझे इस पॉइंट पर इस चार्ज बॉडी ने इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई, कितना ई बनाया है इस पॉइंट पर ई की वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट करना है। कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम मदद कर लेते हैं गॉस लॉ की। ये है गॉस लॉ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके हेल्प से हम लोग इस पॉइंट पर ये पता कर सकते हैं कि ये चार्ज बॉडी ने कितना ई पैदा किया है, ई की वैल्यू कितनी है। अब कैसे फाइंड आउट करना है इसको समझिए आप, कैसे इस पॉइंट पर हम लोग ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसे समझिए आप। ओके, अब गॉस लॉ वहीं अप्लीकेबल होगा जब हमारा जो ऑब्जेक्ट या बॉडी एक क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड हो, यानी कि इस चार्ज बॉडी ने एक क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज होना चाहिए, तभी गॉस लॉ अप्लीकेबल होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ गॉस लॉ, ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर गॉस लॉ, और ये है गॉस लॉ और ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो हमारी चार्ज बॉडी है वो क्या होनी चाहिए, इनक्लोज होनी चाहिए एक क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है। अगर मुझे इस चार्ज बॉडी को इनक्लोज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऐसा इमेजिनरी एक स्फीयर ड्रॉ करूँगा, ये स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करूँगा। अब ये जो चार्ज बॉडी है इसके अंदर इनक्लोज होगी, वही हमने लिखो टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। ये टोटल चार्ज इनक्लोज बाय ए क्लोज सरफेस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान में रखना। गॉस लॉ कहाँ पर अप्लीकेबल होगा, सिर्फ क्लोज सरफेस पर ही अप्लीकेबल होगा। अगर सरफेस हमारा क्लोज सरफेस नहीं है तो गॉस लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान में रखना है बात, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है, वो पॉइंट क्या है, देखो ये हमारा चार्ज बॉडी है ना, ये हमारी चार्ज बॉडी है और हमने इसको इनक्लोज करने के लिए क्या बनाया है, स्फीयर बनाया है। ऐसा क्यों स्क्वायर क्यों नहीं बनाया, स्क्वायर बनाते तो भी इनक्लोज हो जाता ना, चारों तरफ से स्क्वायर बनाते तो भी इनक्लोज हो जाता, फिर भी हम लोगों ने क्या बनाया, स्फीयर बनाया। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों किया हम लोगों ने। अब देखिए ये जो क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया इस चार्ज को क्लोज करने के लिए, इस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ये क्या कहलाया हमारा, गॉसियन सरफेस कहलाया, ठीक है। ओके,
ये जो गॉसियन सरफेस या ये जो क्लोज सरफेस या ये जो इमेजिनरी सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं ताकि ये जो चार्ज बॉडी है कैसी हो जाए, ये कैसी हो जाए, इनक्लोज्ड हो जाए, ये हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है? अब इसे समझिए, आप सिमेट्रिक का मतलब क्या है। आपको पता है ये थीटा क्या है? अगर आपने पहला या दूसरा लेक्चर देखे होगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा थीटा क्या है ना। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इस छोटे से पॉइंट को मैं, इस छोटे से एरिया को मैं कंसिडर करता हूँ और ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, राइट। और ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा की वैल्यू 0। डिस्टेंस भी कितना है? मान लेते 5 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस भी इस पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर है और एंगल भी कितना है? 0। इस पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं हम लोग। ये एरिया पर भी थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही है और एरिया वेक्टर की भी वही डायरेक्शन है, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 0। और डिस्टेंस देखिए, ये इस पॉइंट से इसको अगर हम कंसिडर करेंगे, अच्छे से स्फीयर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर ही आएगा। हर पॉइंट पर वैसे ही उतनी ही दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी। हर पॉइंट पर थीटा की भी वैल्यू सेम रहेगी और डिस्टेंस भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से इसका डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका यहाँ से डिस्टेंस अलग होगा। मैं यहाँ पर ये स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हमको कौन सा गॉसियन सरफेस लेना है? जहाँ पर थीटा की वैल्यू कैसी हो? हर पॉइंट पर सेम हो। एक सरफेस के लिए ध्यान में रखना, एक बात। हाँ, एक सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और डिस्टेंस भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये जो गॉसियन सरफेस है कैसा है? सिमेट्रिक है। ये गॉसियन सरफेस कैसा है? सिमेट्रिक है। फिर से एक और बार क्विक रिवीजन। हाँ, क्या किया हम लोगों ने? ये एक चार्ज बॉडी है, लेट से इसके ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इसको हमको सबसे पहले अगर हमें गॉस का लॉ इस चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर ये मैंने इसको क्लोज कर दिया और ये जो इमेजिनरी सरफेस मैंने ड्रॉ किया है ये क्या कहलाएगा? हमारा गॉसियन सरफेस। समझ में आया? तो गॉस लॉ कहाँ पर तो गॉस लॉ यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है ये चारों तरफ से कैसा हो गया? क्लोज हो गया। क्लोज हो गया मतलब गॉसियन सरफेस यहाँ पर गॉस का लॉ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए। बस ये 2 पॉइंट ध्यान में रखिए। अगर इनकेस कभी ये MCQ आएगा नहीं, लेकिन इनकेस अगर ये MCQ आता है कि गॉस का लॉ कहाँ अप्लीकेबल होगा, तो आपका जवाब होगा क्लोज सरफेस पर। कहाँ पर होगा? क्लोज सरफेस पर। फिर ये सिमेट्रिक क्या है? ये सिमेट्रिक हमने हमारी ईज के लिए बनाया है। अब ये क्यों बनाया, कैसे बनाया, आगे समझ में आएगा आपके। समझ में आ गया? क्यों बनाया है तो समझ में आ गया आपको, लेकिन ये सिमेट्रिक ही क्यों लिया है हम लोगों ने, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब हमको मालूम करना है इस पॉइंट पर हमको मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इस पॉइंट पर ई की वैल्यू कितनी है। कैसा फाइंड आउट करेंगे? देखिए आप, बहुत ही आसान है ये, बस इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कैसा फाइंड आउट करेंगे? देखिए, तो हमको मालूम है फाई की वैल्यू, फाई की डिफिनेशन क्या होती है? फाई की डिफिनेशन होती है E cos थीटा, है ना। गॉस लॉ के मुताबिक फाई क्या होता है? Q/ε0। ये Q क्या है? ये यहाँ पर जो चार्ज है वो है Q। ओके, एप्सिलॉन क्या है? या इसके बीच में जो मीडियम होंगी उसकी परमिटिविटी ε0। ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि E cos थीटा इज इक्वल टू होगा Q/ε0। समझ में आया क्यों लिखा मैंने? हाँ, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इसकी एक साइड एक जैसी है तो दूसरी साइड कैसी होगी? फिर एक जैसी होगी, इसलिए ऐसा लिखा मैंने। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हम cos थीटा की बात करते हैं। cos थीटा, अब देखिए, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही है हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। थीटा कितने का बन रहा है? यहाँ 0 का, और हमको मालूम है थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0, और cos 0 कितना होता है? 1। तो cos थीटा की टर्म चलेगी अब हमारी। अब हमारे पास जो बचा E इज इक्वल्स टू Q/ε0 मल्टीप्लाइड बाय A। ये इसकी वैल्यू 1 होगी और ये A को मैंने यहाँ ला लिया, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाजू में इसके, हाँ,
तो ई की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ए। ये ए क्या है, एरिया है। किसका एरिया है ये एरिया है, ये एरिया है, ये ए। समझ में आया? हाँ, अब देखिए ये जो चार्ज है ये भी एक स्फीयर ही है ना, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा। लेट से इसका रेडियस जो है मान लेते हैं हम लोग, इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस स्मॉल आर है, और इसके एरिया को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल ए से, और इसके एरिया को कैपिटल ए से। हाँ, ध्यान में रखना, ये स्मॉल ए है और ये कैपिटल ए। स्मॉल ए जो है उसका रेडियस कितना है, ये आर, और ये जो बड़ा एरिया है, ये बड़ा एरिया है ना, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ओके, ये एरिया की वैल्यू कितनी होगी, ये एरिया की वैल्यू स्फीयर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर होगी, है ना, फॉर्मूला ही। ओके, अब यहाँ पर आप एक छोटी सी बात समझिए। 3 किस्म की चार्ज डेंसिटी होती है। कितने किस्म की चार्ज डेंसिटी होती है, 3 किस्म की। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरी होती है वॉल्यूम डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे लैम्बडा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे रो से। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 की ज़रूरत है। और डेंसिटी आपको मालूम है क्या फार्मूला होता है डेंसिटी का, चार्ज अपॉन, और डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी इसलिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एल, है ना। सिग्मा किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन सरफेस, या इसको हम लोग एरिया भी बोलते हैं, एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि सिग्मा से डिनोट करती है, और ये बराबर होगा इसके ए। लीनियर है यानी कि एक लाइन पर है, लाइन पर है तो एल, सरफेस है या एरिया है, एरिया है यानी कि ए, और उसी तरह वॉल्यूम है तो क्यू बाय वी। ओके, हाँ, ये 3 किस्म की डेंसिटी होती है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, ऊपर से दोनों की ज़रूरत है। अब बताइए, ये जो है ये एरिया चार्ज डेंसिटी है, एरिया पर चार्ज फैले हुए, है ना। इस बॉडी के ऊपर चार्ज फैले हुए कि इस बॉडी पर, स्मॉल ए के ऊपर चार्ज फैले हुए, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज नाउ सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय, ये स्मॉल ए, इसके ऊपर चार्ज है ना, तो ये स्मॉल ए इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ। ओके, तो क्यू की वैल्यू कितनी हुई, क्यू इज इक्वल्स टू हुआ सिग्मा इंटू ए। अब ये क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, ये इस इक्वेशन में पुट करता हूँ मैं, तो ई की वैल्यू क्या होगी, बोलो जल्दी से, क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू ए बोले तो एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई, और इसका एरिया कितना लिए, इसका रेडियस कितना लिए हम लोगों ने, स्मॉल कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर होगी। समझ में आया आपको? लेकिन वेट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोगों ने कैलकुलेट करे, ये इस पॉइंट छोटा सा एरिया जो है, ये मान लेते हैं छोटा सा एरिया ds है, इसकी थोड़ी कैलकुलेट करें हमने, ये तो पूरे के पूरे सरफेस, ये काय की कैलकुलेट करें हम लोगों ने, जो पूरा का पूरा सरफेस मैंने ड्रॉ किया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें हम लोगों ने। ये देखिए कैपिटल ए, पूरे के पूरे सरफेस की, हमको तो इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला मेरा लेक्चर देखे होगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर हर पॉइंट पर इसके, ये जो सरफेस हम लोगों ने बनाया है गॉसियन सरफेस, इसके हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इतनी ही होगी। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? ओके, चलो, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, ये एक चार्ज स्फीयर की निकाले हम लोगों ने, काय की निकाले, ये एक चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पर हम लोगों ने निकाले, है ना। मान लीजिए ये चार्ज इसके सरफेस पर आ गया, ये चार्ज इसके सरफेस पर आ गया, तब ये r और ये r, इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी तो एक दूसरे से कट जाएगा, तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इतनी होगी।
अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको इसके सरफेस की नहीं बल्कि इसके अंदर कैलकुलेट करना है। ये जो चार्ज स्फीयर है इसके बाहर नहीं, अब तक हम लोगों ने सरफेस पे निकाले, इसके अंदर निकालना है। तो याद रखिए किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है। अब ये क्यों, ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। ये आपने एक सॉलिड स्फीयर लिया, क्या लिया है? सॉलिड स्फीयर, हाँ, चारों तरफ से भरा हुआ है। अब आपने इसको चार्ज दिए, दो चार्ज दिए इसको, पॉजिटिव और पॉजिटिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करते करते कहाँ तक रिपेल करेंगे? जब तक ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर नहीं आती, और मैक्सिमम डिस्टेंस बोले तो इसका सरफेस। और चार्ज दिए, और चार्ज दिए अंदर, और चार्ज दिए, तो सभी एक दूसरे को रिपेल करते करते मैक्सिमम डिस्टेंस तक चले आएंगे। और मैक्सिमम डिस्टेंस बोले तो आउटर सरफेस, उसके बाहर तो जा नहीं सकते ना, ठीक है, ओके। तो इसलिए अंदर चार्ज कितने हैं? ज़ीरो, क्योंकि जितने भी चार्ज है वो आ जा रहे सरफेस पर। तो अंदर चार्ज कितने हैं? ज़ीरो। तो अंदर चार्ज ही ज़ीरो है तो फील्ड भी कितनी होगी? ज़ीरो होगी। इसलिए बात ध्यान में रखिए, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? ज़ीरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है, आगे बहुत बार ये रिपीट होगा, ठीक है।